ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो मजे में है? यस सर। सेकेंड यूनिट कंटिन्यू करें? यस सर। क्या है सेकेंड यूनिट? है क्या? हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर है ना। कितने और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जो आपका मटेरियल है उसमें किस तरीके के चेंजेस होते हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है ना। साथ में हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एमॉर्फस क्या है, सॉलिड क्रिस्टल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिड क्रिस्टल, देखो इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है। उन डेफिनेशंस में डिफरेंशिएट आपको करना है। उन डेफिनेशंस में यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है तो जब हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, स्पेशली सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड क्रिस्टल क्या चीज? सॉलिड क्रिस्टल। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपका पॉलीमॉर्फिज्म और साथ में आपका एमॉर्फस क्या होता है। या तो हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म एक अलग कैटेगरी है जो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? जो आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है। और इसी को अपोजिट में हम याद रखेंगे एमॉर्फस को। किसको? एमॉर्फस को। इसके ज्यादातर इस चैप्टर्स की ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन में दो चीज साथ में आ जाते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फस क्या है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड क्या है। आ रहा समझ में? ग्लासी स्टेट, लिक्विड कॉम्प्लेक्स, लिक्विड क्रिस्टल क्या है, इस चीज को डिफाइन करना। तो यदि हम चैप्टर को ओवरऑल देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर आपका दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। आपका हम देखें जनरल, पहला क्या हम बात करें फिजिकली हम देखें तो मैटर, जनरली मैटर क्या है? मैटर कोई भी सब्सटेंस क्या है जो जिसका की मास हो और जो ऑक्यूपाई करे स्पेस। दो चीजें जरूरी हैं। कोई भी मैटर क्या होगा? जिसका की एक मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ये तो आपका जो चैप्टर है, अब कोई भी जो ड्रग सब्सटेंस है आपके डोजेस फॉर्म है उनका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा, यदि हम बात करें उनकी स्टेट्स की तो फिजिकली हम देखें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस 3 फेज होती हैं। मैटर ऑफ स्टेट कितनी, यदि हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की तो होती हैं कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर हमने देखा कि उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या है। तो जनरली हम देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमको क्या बताना है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। हर मॉलिक्यूल्स में स्पेस क्या है। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी की बात करें। फिर कंप्रेसिबिलिटी की बात करी हमने। फिर डिफ्यूजन रेट। ऐसे 8-10 पॉइंट उनके पढ़े हमने इसके पहले लेक्चर में। फिर दूसरा हमने देखा केमिकली, यदि हम देखें तो केमिकली भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकली तो हमने क्लासिफाई किया, केमिकली हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंस में आपके एलिमेंट और कंपाउंड आ जाते हैं। फिर मिक्सचर्स में आपका होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है। कंपाउंड में जो रेशियो है कंपोनेंट्स का वो फिक्स्ड होता है। रेशियो क्या होता है? कंपोनेंट्स का फिक्स्ड होता है। जैसे हम बात करें H2O, H2O क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, लेकिन प्योर है ना। H2O हम कहीं से भी ले लें वो H2O ही रहेगा। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl। हम उसको कहीं से भी ले लें वो हमेशा NaCl, जब हम बात करेंगे सॉल्ट की तो वो NaCl ही रहेगा। आया यहां पर समझ में? तो ये कंपाउंड है। मिक्सचर्स क्या है? जिसका रेशियो फिक्स्ड ना हो। आपने वाटर लिया ग्लास में और उसमें शुगर ऐड कर दी तो कोई फिक्स्ड रेशियो है कि एक ग्लास में 1 चम्मच ही शुगर ऐड करना है? 2 ग्लास भी ऐड करके मिक्सचर बना सकते हैं। 3 स्पून ऐड करके बना सकते हैं ग्लास में। आ रहा समझ में? तो वो मिक्स हो गया ना, मिक्सचर बन गया। अब जब हमने शुगर उसमें ऐड कर दी तो शुगर पूरे तरीके से घुल गई, उसमें घुल गई तो मिक्सचर कैसा हो गया? एक सा हो गया। तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर्स। जो मिक्स होने के बाद में पूरा एक सा दिखने लगी, जिसमें डिफरेंशिएशन ना दिख पाए। अब उसी में मान के चलो हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल दिए, रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उसको एजिटेट कर दिया तो पूरे में क्या होंगे? पार्टिकल्स बिखर जाएंगे। हाँ, एक टाइम के बाद में वो नीचे बैठ जाएंगे जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो पूरे में बिखर गए तो क्या जो पार्टिकल्स थे रेत के या सैंड के पार्टिकल्स थे वो उसमें घुले क्या? लेकिन सॉलिड स्टेट अलग है उसकी और लिक्विड अलग है, अलग अलग है ना, लेकिन है तो एक साथ ना, भी मिक्सचर्स बना के रखे हैं वो। आ रहा समझ में? तो ये कहलाता आपका हेट्रोजेनस, जिसमें 2 फेज अलग अलग ही रहे।
हेट्रोजेनस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा, चेंजेस इन स्टेट्स, जो चेंजेस होते हैं स्टेट्स में। तो फिर हमने देखा कि सॉलिड है आपका, फिर आपका लिक्विड है और आपका गैस। तो ज्यादातर यही इसी तरीके के चेंजेस होंगे। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से कोई चीज गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रही तो उसको सब्लिमेशन कहा, गैस से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही तो हमने कंडेंसेशन कहा, ठीक है ना। फिर इसका अपोजिट यदि हम देखें तो गैस से सॉलिड बन रहा है कोई चीज डायरेक्ट तो डीसब्लिमेशन है। फिर आपका सॉलिड से लिक्विड का मेल्टिंग है, ठीक। फिर लिक्विड का गैस में वेपोराइजेशन है। ये जनरली चेंजेस होते हैं। फिर इसी में आपका क्या पूछा गया, चेंजेस इन मैटर से रिलेटेड आपको जो डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि यूटेक्टिक मिक्सचर्स, क्या यूटेक्टिक मिक्सचर्स। तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स में क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, जब इनको मिक्स करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जब इनको हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट भी किससे रिलेटेड है, जब कोई सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है तो उसको फेज में, एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जिसको हिडन हीट भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर एक और हमने क्या पढ़ा था इसमें, वेपर प्रेशर। क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में हम जनरली किसका पढ़ते हैं, लिक्विड्स का। लिक्विड्स को क्वालिफाई करने के लिए एक स्टडी पैरामीटर होता है वेपर प्रेशर। इसको हम कैसे निकालते हैं, हम एक क्लोज्ड कंटेनर में लिक्विड लेते हैं और उसको हीट देते हैं, कब तक, जब तक कि वो वेपोराइज होना स्टार्ट कर दे। तो एक टाइम ऐसा आता है अब जितनी वेपर्स बनेंगी उतना ही लिक्विड आपका वेपर से लिक्विड बनेगा, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फेज। क्या बोलते हैं। अब उस टाइम पे उस लिक्विड की जो वेपर के कारण प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, उस यदि प्रेशर को हम रिकॉर्ड कर लें तो वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, हमने पहले लिक्विड को वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये भी चेंज इन स्टेट से रिलेटेड है। क्या क्या हो गया, यूटेक्टिक मिक्सचर्स, लेटेंट हीट और आपका वेपर प्रेशर। और एक और था इसमें, हाँ एक और था आपका सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट था, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड, ठीक है ना, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर और प्रेशर किसी सब्सटेंस का जिसमें हम उसको बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, वो उसका सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो ये जो चारों डेफिनेशंस हैं, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, वो किससे रिलेटेड समझ में आ रहा है आपको, चेंज इन स्टेट। फिर हमने देखा कि आपका एक फेज होता है लिक्विड गैस, तो गैस से रिलेटेड फिर 3 फैक्टर हमने सिलेबस में अलग से पढ़े। तो पहला तो यही हो गया कि गैसेस के बारे में पढ़ा। गैसेस क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है ना, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत लेस होते हैं, बहुत कम होते हैं। फिर वो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी लिख सकते हैं हम सॉलिड लिक्विड गैस में, जो हमने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें, इसमें हमने एक और चीज पढ़ी गैसेस के बाद में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी एटमॉस्फेयर में कितनी मॉइस्चर है गैसियस फॉर्म में, उसकी स्टडी करना होता है। फिर एक और हमने इसमें पढ़ा एरोजॉल्स। एरोजॉल्स भी क्या है, एक तरीके का गैसियस मिक्सचर्स हैं। तो ये जो 3 चीजें पढ़ी, ये किससे रिलेटेड थी, आपकी गैस से रिलेटेड थी, ठीक। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज सॉलिड से रिलेटेड। सॉलिड, तो सॉलिड से रिलेटेड आपका डायरेक्ट है सॉलिड क्रिस्टल और पॉलीमॉर्फिज्म, ये सॉलिड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। आ रहा है समझ में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपने देखा एक और है आपका फेज लिक्विड है, लिक्विड, लेकिन आप इसमें देखेंगे तो लिक्विड कॉम्प्लेक्स, क्या लिक्विड कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट आपका लिक्विड क्रिस्टल्स और ग्लासी स्टेट। जनरली ये टर्म्स आप पढ़ेंगे लिक्विड के अंतर्गत। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, मतलब ये जो लिक्विड कॉम्प्लेक्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये जो ग्लासी स्टेट है, दैट इज नॉट सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सॉलिड क्रिस्टल्स के अंतर्गत नहीं है। हाँ, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, ठीक है ना, एक्चुअली दीज आर द लिक्विड, लेकिन इनमें कुछ सॉलिड या क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज है जिसके कारण हम इनको लिक्विड कॉम्प्लेक्स, लिक्विड क्रिस्टल और ग्लासी स्टेट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। अब
इसको हमने एक अलग ही सेक्शन में पढ़ा, इसको हमने एक अलग सेक्शन में पढ़ा, ये चीजें हमने अलग देखी, यूटेक्टिक, लेटेंट हीट, वेपर प्रेशर और सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, जो फेज चेंज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी और उसमें क्या क्या चीजें हो रही थी हमने बता दिया। अब हम नया स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉलिड क्रिस्टल। क्या स्टार्ट करेंगे? सॉलिड क्रिस्टल्स। तो इसको लिखना स्टार्ट करें, सॉलिड क्रिस्टल्स। अब सॉलिड क्रिस्टल्स की जनरली यदि लिक्विड, सॉलिड और गैस, हमने जो स्टार्टिंग के 10 पॉइंट्स पढ़े हैं, एक चीज और ध्यान रखो, जब आप कभी एग्जाम्स में रहते हो तो एग्जाम्स में आपने कौन सी चीज पढ़ी हुई है जो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि आपको मालूम है कि हमको पता है जो पूछा गया है उन पॉइंट्स को तो लिखना ही लिखना है, लेकिन एक्स्ट्रा थ्योरी भी हमको लिखनी होती है, एक्स्ट्रा कंटेंट, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा सा ज्यादा भरा हुआ दिखे। तो वो जो 10 पॉइंट्स हमने पढ़े, डिफ्यूजन रेट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे रहेंगे। जनरली सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होगा, ठीक है ना, और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ये प्रॉपर्टीज हो गई जो हमने पहले पढ़ी, वही सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी सॉलिड क्रिस्टल्स की। सॉलिड क्रिस्टल्स कैसे होंगे, है ना, सॉलिड क्रिस्टल्स क्या होंगे, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है वही इसमें बताना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सॉलिड क्रिस्टल्स आर द मैटर दैट हैव द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, पहला पॉइंट है ना। जिनका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, गैस में दोनों डेफिनेट नहीं होते। आ रहा समझ में? फिर हम इनकी बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है सॉलिड में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स जो है आपस में बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं। अब सॉलिड क्रिस्टल्स की बात करें तो सॉलिड क्रिस्टल्स जो हैं, इनको दो तरीके के, सॉलिड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड्स को कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है आपका एमॉर्फस। एक क्या होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। अब इसमें डिफरेंस आ जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या है। तो पहली चीज हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड द ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या कहलाते हैं आपके? ट्रू सॉलिड्स। मतलब एक्चुअल में जो सॉलिड है वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड ही ट्रू सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपके एमॉर्फस सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? इनको हम स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या है? ये सॉलिड तो दिख रहे हैं, लेकिन इनमें जो एक सॉलिड की जो हम बात करते हैं, जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो इनमें नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज इनमें नहीं होती, इसलिए एमॉर्फस क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड होते हैं। अब ऐसी क्रिस्टलाइन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो उसको ट्रू सॉलिड बनाती है, और एमॉर्फस में ऐसा क्या होता है जो इसको, जैसे जनरली क्या होता है, कई बार हमसे पूछ लेते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्या है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्या है, तो कई बार हमको नहीं आइडिया होता क्या क्या पॉइंट्स बताने। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पार्टिकल्स में, उनके अरेंजमेंट में क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, दे हैव स्पेसिफिक जियोमेट्री। इनमें क्या होता है? स्पेसिफिक जियोमेट्री। जो आपके क्रिस्टल्स हैं, दे हैव स्पेसिफिक जियोमेट्री। अब अपने आप में एक नया वोकैब निकल के आ गया, जियोमेट्री। तो ठीक है, हमने तो उसको रट लिया कि हाँ सर क्रिस्टलाइन की एक जियोमेट्री होती है। अब जियोमेट्री को हम समझें कैसे? जियोमेट्री को हम ऐसे समझें कि जैसे मैंने एक बच्चे को खड़ा किया एक लाइन में, फिर मैंने दूसरे बच्चे को, मतलब एक मॉलिक्यूल समझ लो, फिर दूसरे मॉलिक्यूल को मैंने वैसे ही खड़ा किया, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे को, फिर इस तरफ भी एक किसी को खड़ा किया। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक लॉन्ग रेंज तक उनका अरेंजमेंट एक सा है, आपको कुछ उसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जैसे मान के चलो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? कब बोलेंगे? जब एक मॉलिक्यूल जो है आपका ये है, एक मॉलिक्यूल ये इस तरीके से, एक मॉलिक्यूल डिफरेंट तरीके से घिरा हुआ है। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो बना रहेगा वो भी इसी तरीके का अरेंजमेंट होगा उसमें। फिर हम और दूसरे मॉलिक्यूल की बात करें तो वो भी इस तरीके से अलग मॉलिक्यूल से घिरा होगा। तो जो इनमें अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का, जो यूनिट सेल एक है वो रिपीट ऑर्डर में होगी, रिपीटेड। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक जियोमेट्री।
तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक क्या होती है? इनमें क्या होता है? नो स्पेसिफिक जियोमेट्री, इनकी स्पेसिफिक जियोमेट्री नहीं होती। उसको आप, जो मैंने चीज बताई है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेसिफिक जियोमेट्री तो ठीक है, अब स्पेसिफिक जियोमेट्री में 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, उसको आप अलग से भी बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? लॉन्ग लेंथ तक क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा? लॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम एक पॉइंट बता सकते हैं, लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट का ऑर्डर है वो क्या रहेगा? लॉन्ग अरेंजमेंट होगा। और इसमें क्या होगा? लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की जगह आ जाएगा शॉर्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। हाँ, हो सकता है यदि मॉलिक्यूल आपस में एक के पीछे एक जमे हो यूनिट सेल, बट ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग उस तक हमको देखने को नहीं मिलेगा उसमें ऑर्डर, जो लेंथ में हम बात करें। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपके, ये क्या होते हैं? आपके रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब हाँ थोड़ा सा कठोर होते हैं। ये क्या होंगे? लेस रिजिड। एमॉर्फस क्या होंगे? लेस रिजिड होंगे। अब इनकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब इसको और आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है? कोई भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक है तो वो उसका एक आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर बन जाता है। किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? शार्प है। हमने बोला कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ए है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 57 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो आप किसी इंडस्ट्री में हैं, लैब में हैं, आपने किया होगा ना मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्शन, कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट डिटेक्शन किया है इनऑर्गेनिक लैब में। तो वो क्या है? किन सब्सटेंस का आप मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं? जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दे डू नॉट हैव, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, एक वाइड रेंज में इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। हो सकता है 80 से 120 के बीच में कभी भी वो पिघलना स्टार्ट हो जाए और फिर वो मेल्ट होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जब चेंज कर रहे हैं तो कितनी हीट इनमें से निकल रही है, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। दे हैव स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन होगी। बट यहां पर एमॉर्फस में क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगी। आ रहा है समझ में? डिफरेंस याद रहेगा? ठीक, फिर जब इनको हम कट करते हैं तो सरफेस इनका कैसा होता है? जब हम इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो दे हैव स्मूथ सरफेस। ठीक है ना, इनका सरफेस क्या होगा? स्मूथ सरफेस। और हम बात करें आपके किसके? स्यूडो सॉलिड की, या इसको हम क्या बोलते हैं? आपका एमॉर्फस को। तो एमॉर्फस में क्या होता है आपका? हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस का? कि आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो कैसे सॉलिड होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं। और आपके जो एमॉर्फस होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थोड़ा लाउड बोले ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? स्पेसिफिक जियोमेट्री मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट। थर्ड पॉइंट लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। फिर फोर्थ रिजिड होते हैं। फिर नेक्स्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट सरफेस।
और उसमें जस्ट अपोजिट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एग्जाम्पल्स लिख दें फिर 8वां पॉइंट बता के। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा आपका, NaCl हो गया, डायमंड हो गया। ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या, सोडियम क्लोराइड आपका, ठीक है ना। और भी कई सारे हैं, कुछ ड्रग्स के भी नाम बता दें, क्लोरोएम्फेनिकॉल। फिर आपका एमॉर्फस में आपका क्या आ जाएगा, ग्लास, रबर, ये एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। बताते हैं। तो सॉलिड क्रिस्टल्स की जब हम बात करेंगे तो सॉलिड क्रिस्टल्स में क्या प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या चीज बतानी है, जैसे कोई आपसे पूछे सॉलिड क्रिस्टल, तो सॉलिड क्रिस्टल्स में क्या बताएंगे, स्पेसिफिक जियोमेट्री, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, और क्या, स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स किसके हो जाएंगे, क्रिस्टल सॉलिड्स के। अब जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं उनमें एक और प्रॉपर्टी होती है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें एक और प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जो क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड का एक पैरामीटर या हम बोले एक प्रॉपर्टीज है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एक से अधिक फॉर्म में हो सकते हैं। पॉली मतलब उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाला जो है स्ट्रक्चर है वो हो सकता है अलग टेम्परेचर में अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो और अलग दूसरे टेम्परेचर में डिफरेंट फॉर्म में हो। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को हम, इस तरीके से क्रिस्टल के इस बिहेवियर को हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आया समझ में, एक क्रिस्टल है उसके एक से अधिक फॉर्म है, जैसे क्लोरोएम्फेनिकॉल है तो क्लोरोएम्फेनिकॉल मान के चलो उसका फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 ऐसे हैं। आया समझ में कि नहीं आया, श्याम समझ में आया। क्रिस्टल क्या होते हैं, कोई भी मटेरियल है, क्रिस्टल क्या है, उनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है, स्पेसिफिक है, रहेगा वो क्रिस्टलाइन ही, लेकिन उसके अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल हैबिट्स होते हैं। जैसे आप एक व्यक्ति हो, जैसे बोलते हैं ना एक व्यक्ति है तो उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। पता चले आप पब्लिक प्लेस में एकदम जेंटलमैन हो, यू आर इन द पब्लिक प्लेस द जेंटलमैन एंड द जेंटल गर्ल्स वुमेन, बट जब हम बात करते हैं अपने ग्रुप में मेरे ग्रुप तो इंटरव्यू, यू विल बी द डिफरेंट वन। यस, ग्रुप में बात करोगे तो यू विल बी डिफरेंट वन, और जब आप क्लास में बैठे हो तो भी डिफरेंट वन, और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आप हो एक ही व्यक्ति लेकिन आप में क्या है, डिफरेंट हैबिट्स हैं। डिफरेंट क्या है, हैबिट्स हैं। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, क्रिस्टल्स होते हैं तो वो उनके डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड that one crystal have the different crystal form, crystalline form, and this property of crystals is called polymorphism। आया समझ में। तो क्या है polymorphism is the property, ये क्या है, properties of, it is the property of crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है जिसमें आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, हैविंग मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म, मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म और फेज, जिनके मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म या फेज हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म का सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म। तो एक जनरल टर्म में बोले तो एक फॉर्म होता है उनका स्टेबल फॉर्म। कौन सा होता है, स्टेबल। एक कोई स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक। एक होता है उसका अनस्टेबल स्ट्रक्चर, एक क्या होगा उसका, अनस्टेबल स्ट्रक्चर। और एक होगा आपका मेटास्टेबल। कौन सा, मेटास्टेबल स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में। तो किसी कंपाउंड का स्टेबल मेटास्टेबल एग्जिस्ट कर सकता है, किसी का मेटास्टेबल अनस्टेबल एग्जिस्ट कर सकता है, और अनस्टेबल और मेटास्टेबल, ऐसा। आया समझ में। अब इनमें हमको फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ना है इसको,
तो जो स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करें तो अब इनकी हम आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो स्टेबल आपके कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, उनका जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगा बहुत स्पेसिफिक होगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आपका जो स्टेबल कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहेगा। सॉलेबिलिटी का इशू रहेगा, सॉलेबिलिटी उसकी डिक्रीज रहेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसको इजीली सॉल्युबलाइज किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होगा। यदि हमने कोई ड्रग दे दी और उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर में था तो वो इज नॉट पॉसिबल, ठीक। और कोई क्रिस्टल है वो बार बार अपना स्टेबिलिटी ही बदल ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। वो तो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गुड कैंडिडेट है ही नहीं। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम क्यों करते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ क्रिस्टल हैबिट। किसकी स्टडी करते हैं हम? क्रिस्टल हैबिट्स की। जो आपके ड्रग है, क्या चीज? ड्रग प्लस आपका कोई एक्सीपिएंट है। आपको बताना है रीजन की पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसको समझ लें, ये आपकी थ्योरी में एड ऑन पॉइंट्स होते हैं। कोई ड्रग है और एक्सीपिएंट है, यदि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, वो किस में है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो आप उसमें क्या स्टडी करेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। क्या स्टडी करेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। अभी कोई उसका डोजेस फॉर्म नहीं बना है, कोई नया मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई है, कोई नया एक्सिपिएंट की डिस्कवरी हुई है, ठीक है ना? उसके बारे में हम इसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। क्या बोलते हैं? प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ये भी एक पॉइंट आ जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों जरूरी होता है। इट इज एप्लीकेशन इसका क्या है? प्री फॉर्मुलेशन स्टडी ऑफ द ड्रग और एक्सिपिएंट। तो अब हम क्या करेंगे? उसका पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्रिस्टल का एक ही कोई फॉर्म है या उसके अलग अलग फॉर्म भी हैं। ये कैसे देखेंगे? डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में, डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में अलग अलग टेक्निक होती हैं, ठीक है ना? जैसे डिफरेंशियल स्कैनिंग टेक्निक होती है या टेम्परेचर से रिलेटेड टेक्निक्स होती है ना, डीएसटी। तो अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर में हम ये देखते हैं कि उसके जो क्रिस्टल बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। तो फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड हो, जो हमारा क्रिस्टल हो, वो मेटास्टेबल स्ट्रक्चर हो। कैसा हो? मेटास्टेबल। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ये आ जाता है कि गुड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फार्मास्यूटिक्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है ना? तो उसमें एक ऑप्शन ये भी लिखा रहता है मेटास्टेबल स्टेट। क्या लिखा रहता है? मेटास्टेबल स्टेट क्रिस्टल का जो फॉर्म होता है दैट इज गुड फॉर द फार्मास्यूटिक्स, और फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा सही होता है। क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑप्टिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑप्टिमम होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और क्या होगा? बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो मेटास्टेबल स्टेट जो है प्रेफर्ड की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए हम क्रिस्टल की कौन सी स्टडी करते हैं? मेटास्टेबल स्टेट। तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म में एक और चीज इसके आगे आ जाएगी। एक पॉइंट हमने इसमें क्या बता दिया पॉलीमॉर्फिज्म में, कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। दूसरा पॉइंट हमने क्या बता दिया? कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं? स्टेबल, मेटास्टेबल और अनस्टेबल। तो अनस्टेबल में नो स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, नो स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी। तो ये तो गुड कैंडिडेट्स किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, उसका जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। आ रहा है समझ में? और मेटास्टेबल एग्जाम में कैसे बताना होता है? इन्हीं पॉइंट्स को तो डिस्क्राइब करना है ना एग्जाम में, यदि आपको आ गया तो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप बता दोगे पॉलीमॉर्फिज्म इन प्री फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा आपका? पॉलीमॉर्फिज्म इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द न्यू डोजेस फॉर्म, ठीक है ना? एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है। जैसे आप एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो रिसर्च डिपार्टमेंट वालों का काम यही होता है फार्मास्यूटिक्स में, वो इसकी स्टडी करते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखा करो। कोई पूछ, आप आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ोगे भी प्री फॉर्मुलेशंस, तो प्री फॉर्मुलेशन में फिर वहां आपको आएगा पॉलीमॉर्फिज्म। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आएगा आपको पॉलीमॉर्फिज्म। वाइवा में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कई बार वाइवा लेने जो टीचर्स आते हैं बोलते हैं ना, चलो अच्छा आप ही बता दो क्या पढ़ा है आपने, तो उस समय हम क्या बोल सकते हैं? सर पॉलीमॉर्फिज्म पूछ लो, यदि याद रहा तो। नहीं याद रहा तो गए काम से। हाँ, फिर उसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म ये आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में।
फिर आप इसमें एक और चीज बताएंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है आपका, ठीक है ना, जिसमें कोई क्रिस्टल आपका, जैसे मान के चलो सल्फर है, तो सल्फर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में क्रिस्टल फॉर्म 1 में है और दूसरे क्रिस्टल में, जैसे अल्फा और बीटा है सल्फर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, जिसमें क्या होगा, वो आपका क्रिस्टल हैबिट 1 भी होगा कुछ और क्रिस्टल हैबिट 2 भी होगा। क्रिस्टल हैबिट क्या होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो इस तरीके से जो क्रिस्टल हैं, ठीक है ना, वो टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग दो तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एनेंसियोमॉर्फ और एक होता है आपका, या एनेंसियोट्रॉपिक और एक होता है आपका मोनोट्रॉपिक क्रिस्टल्स। क्या होते हैं? ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पर आपके जो पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स होते हैं या पॉलीमॉर्फिक आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? एक होता है आपका एनेंसियोट्रॉपिक और एक आपका क्या होता है, मोनोट्रॉपिक। एनेंसियोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि दे हैव अ वन ट्रांजिशन टेम्परेचर, इनका एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिसमें वो क्या हो सकता है, आपका एक स्ट्रक्चर अल्फा में भी हो सकता है और बीटा में भी हो सकता है, या तो उस ट्रांजिशन टेम्परेचर में उसको चेंज करके हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे क्रिस्टल्स को हम एनेंसियोट्रॉपिक क्रिस्टल्स बोलेंगे, एनेंसियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। आया समझ में कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो क्रिस्टल हैबिट 1 फॉर्म में भी है और दूसरे फॉर्म में भी है। आपको कौन सा उसका क्रिस्टलाइन बिहेवियर चाहिए आप वो ला सकते हैं। मोनोट्रॉपिक में क्या होता है, मोनोट्रॉपिक में आपका क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है आपका, ये एक ही क्रिस्टलाइन बिहेवियर में रहेगा, ठीक है ना, इसका जो फेज रहेगा ये 1 फॉर्म में ही रहेगा बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये चेंज नहीं करेगा अलग अलग टेम्परेचर में अपने आप को। लेकिन एक बार ये क्या हो गया, मान के चलो मेटास्टेबल में था, स्टेबल से हमने एक पर्टिकुलर उसको मेटास्टेबल में ले आए, मेटास्टेबल स्टेट में ले आए, तो मेटास्टेबल स्टेट में ये आ गया, तो अब ये ऑल टेम्परेचर रेंज में क्या रहेगा, एक ही फॉर्म में रहेगा। अब यदि ये फिर से स्टेबल में कन्वर्ट हो गया तो अब फिर इसको दोबारा हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। तो जनरली जो मोनोट्रॉपिक होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल क्रिस्टलाइन हैबिट होते हैं। एक बार आपने उसको क्या किया, मान के चलो मेटास्टेबल में है वो, तो इसी बेस पर भी क्या होता है, क्रिस्टल हैबिट्स की सेल्फ लाइफ भी डिजाइन होती है। आप देखते हैं ना, कई सारी डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी, कुछ ड्रग्स होती हैं 1 साल तक स्टोर कर लो, एक्सपायरी डेट होती है ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो एक्सपायरी डेट में ये भी देखते हैं कि वो पर्टिकुलर जो मेटास्टेबल स्टेट में है वो कितने ड्यूरेशन तक रहता है, उसकी एक स्टडी करते हैं जिसको हम स्टेबिलिटी स्टडी बोलते हैं। तो स्टेबिलिटी स्टडी में क्या होता है, उसका मेटास्टेबल स्टेट को हम स्टडी करते हैं, कब तक की मेटास्टेबल स्टेट में रहेगा, वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सपायरी डेट डिजाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो मोनोट्रॉपिक क्या होते हैं, दे आर इन द 1 फॉर्म इन ऑल द टेम्परेचर रेंज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। मोनोट्रॉपिक फॉर्म क्या होते हैं, हाँ, इसमें एग्जांपल हमने देखा सल्फर का, इसमें एक एग्जांपल होता है आपका क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल क्या है, आपका एक एंटीबायोटिक है, ठीक। तो क्लोरोएम्फेनिकॉल का जो मेटास्टेबल फॉर्म होता है दैट हैव द गुड मेल्टिंग पॉइंट, गुड सॉल्युबिलिटी, गुड बायोअवेलेबिलिटी, ठीक, एंड गुड स्टेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स आप 4-5 पॉइंट आप किस में बता सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया अच्छे से कि ऐसे ही, कोई डाउट? हाँ, अब आप इसमें एक और चीज सुनेंगे, स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया, किसके अंतर्गत हमने पढ़ा आपका पॉलीमॉर्फिज्म, सॉलिड क्रिस्टल्स। यदि आपको एग्जाम में सॉलिड क्रिस्टल आता है तो सॉलिड क्रिस्टल्स को तो हम बताएंगे ही बताएंगे, साथ में सॉलिड क्रिस्टलाइन का एक बिहेवियर क्या है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को बताएंगे। अब पूछ लिया आपसे किसी ने पॉलीमॉर्फिज्म, चलो ठीक है हमको समझ में आ गया, अच्छा बता दो स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पढ़ लिया, तो स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और इसमें है पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी, सुना है?
एलोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म दोनों एक सी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, वो एक से अधिक फॉर्म में होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जनरली ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए टर्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। एलोट्रॉपी आपका क्या हो जाता है? जो एलिमेंट्स हैं आपके, उनमें ये प्रॉपर्टी होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। जैसे कार्बन के अलग अलग फॉर्म है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, इनके अलग अलग फॉर्म है, तो हम उसको एलोट्रॉपी बोलते हैं इनऑर्गेनिक में, या तो हम उसको एलिमेंट्स की बात करें तो। और पॉलीमॉर्फिज्म किस में है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की में जो ये इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है उसको पॉलीमॉर्फिज्म, और इनऑर्गेनिक में, और या तो हम बोल रहे हैं जो एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। अब स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? थके तो नहीं? क्यों? यस सर, किस लिए था? थकने के लिए? क्यों? क्या नाम है? रुपेश। यस सर तो बोला आपने? थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? समझ में आ रहा है ना? ओवर तो नहीं हुआ? हाँ। स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के बाद में लिखा है 5H2O, लिखा है ना? कई सारे हमारे यहाँ पर लैब में कंपाउंड्स लिखे हैं, उनमें इस तरीके का लिखा रहता है ना? सोडियम मेटाबाइसल्फेट 5H2O या 2H2O, 7H2O। उसके बाद में क्या होता है, ये इस तरीके का बल्कि H2O क्या है? ये वाटर है, लेकिन किस फॉर्म में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। किस फॉर्म में है? बट क्या ये ट्रू क्रिस्टल है क्या? वाटर जो है लिक्विड है, लेकिन वो किस स्टेट में है? कंपाउंड के साथ में अटैच होकर क्रिस्टल बना हुआ है। दैट इज नॉट, जो कि एक्चुअल क्रिस्टल नहीं है। एक्चुअल क्रिस्टल नहीं है। तो आपके कंपाउंड दैट हैव सॉल्वेंट, जिनमें सॉल्वेंट है और उसमें इस तरीके का डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उस तरीके के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। आया समझ में? अब मान के चलो आपका, इनको हम सॉल्वेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेट्स। तो एग्जाम में कभी आपसे सॉल्वेट पूछा जाए, फिर पूछा जाएगा हाइड्रेट्स क्या होते हैं। क्या पूछा जाएगा? हाइड्रेट्स क्या है, सॉल्वेट्स क्या है। तो सॉल्वेट्स, हाइड्रेट्स, स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। सॉल्वेट्स क्या है, हाइड्रेट्स क्या है, ये कंपाउंड का नाम है। स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म ये प्रॉपर्टी है उसमें कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैविंग द सॉल्वेंट अटैच्ड इनटू देम, जिनमें कि सॉल्वेंट अटैच्ड है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है ना? दे ऑल्सो हैव द डिफरेंट क्रिस्टलाइन बिहेवियर। उनके क्रिस्टलाइन बिहेवियर को हम स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। तो सॉल्वेट एंड हाइड्रेट्स कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर, तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रेट्स। सॉल्वेंट यदि वाटर अटैच्ड है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स। यदि अदर देन वाटर है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेट्स। अदर देन वाटर तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेट्स। मतलब हाइड्रेट्स भी एक तरीके का क्या है? सॉल्वेट्स ही है, जिसमें कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा है? वाटर। तो हमने उसको क्या बोल दिया? ऐसे क्रिस्टल को हाइड्रेट्स बोल दिया। क्या बोल दिया? हाइड्रेट्स। अब जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो दो तरीके कंपाउंड पढ़ते हो, हाइड्रस और एनहाइड्रस। हाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट। पढ़ा है कि नहीं? तो जब कोई कंपाउंड में ये प्रॉब्लम होती है कि ड्यूरिंग द स्टोरेज वो बार बार जो क्रिस्टलाइन वाटर है वो लिबरेट कर दे रहा है। क्रिस्टलाइन वाटर क्या कर रहा है? लिबरेट कर दे रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उसमें हम उसको चेंज कर देते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट यूज करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रस कंपाउंड। क्या बोलते हैं? हाइड्रस। और ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं? एफ्लोरोसेंट पाउडर। एफ्लोरोसेंट पाउडर क्या बोलते हैं?
ये लिख लेना एफ्लोरेसेंट पाउडर। कोई पूछेगा एफ्लोरेसेंट पाउडर क्या होते हैं तो क्या बताओगे? पाउडर्स हैविंग द सॉल्वेंट इन देम इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। पाउडर्स हैविंग द वाटर या सॉल्वेंट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ऑलरेडी वो सॉलिड है लेकिन उसमें वाटर अटैच्ड है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो ऐसे पाउडर्स को हम एफ्लोरेसेंट पाउडर बोलते हैं, सॉल्वेट्स बोलते हैं, हाइड्रेट्स बोलते हैं, और इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन समझ में आया, सॉलिड क्रिस्टल समझ में आया। ये सब किसके अंतर्गत है? सॉलिड स्ट्रक्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? सॉलिड स्ट्रक्चर के अंतर्गत है।